हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा और साख। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैंने ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में हर एक टॉपिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए हैं और आज बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ऑलराइट, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी चैनल से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑलराइट, क्लियर है इतनी बात? अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी होगी, उस पर क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको क्या क्या कराया जाएगा, ठीक है? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर तो अब बनेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो आंसर बनेंगे ना, ठीक है? तो सबके कमेंट आने चाहिए। रेडी? चलिए, पहला सवाल है मुद्रा क्या है? व्हाट इज करेंसी? मुद्रा किसे कहेंगे? मुद्रा क्या होती है? बता दो जल्दी से, जल्दी 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 कमेंट आना चाहिए, तेजी से कमेंट आना चाहिए। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा क्या है? देखा जाए, चले आंसर की तरफ। मुद्रा क्या है? तो एक ऐसी वस्तु जिसे सर्वसम्मति से वस्तुओं के लेन देन एवं ऋण भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसे एक वस्तु या एक माध्यम, ठीक है, अपन इसको माध्यम लिख सकते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसे सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से वस्तुओं के लेन देन एवं ऋण भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी से कोई भी चीज लेने जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो कि हमें ये चीज चाहिए है, खाने पीने का सामान हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है, XYZ कुछ भी चीज हो, आपको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? तो यही तो है भाई मुद्रा, जिसे हम करेंसी कहते हैं। भारत की करेंसी क्या है? भारत की करेंसी है रुपया। रुपया को कैसे दर्शाते हैं? ये है रुपया का सिंबल, ठीक है? तो कैसा माध्यम जिसे सर्वसम्मति से वस्तुओं के लेन देन के लिए और ऋण भुगतान हेतु, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको क्या मिलेगी? आपके देश की मुद्रा मिलेगी, ठीक है, रुपए मिलेंगे। आप उसको, उसका जो पैसा उधार लिया है, उधार लौटाते हो तो आप क्या लौटाओगे? पैसे ही लौटाओगे ना, ठीक है? किस रूप में? रुपयों के रूप में लौटाओगे, ठीक है? तो यह मुद्रा कहलाती है और इस पर जनता का विश्वास भी होता है। ऑलराइट, चलिए, तो एक सवाल तो हो गया। कोई डाउट है? क्लियर है? लाइक शेयर बराबर से हो रहा है ना? देखो भाई, चेक करो, सबसे पहले लाइक शेयर करना है और सबको बुला लेना है कि आ जाओ, जल्दी से, तेजी से आ जाओ, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका इंतजार होता है सभी को। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? पका पकाया माल चाहिए, सीधे सीधे सवाल और आंसर आते जाएं, है ना? वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि कमेंट क्या आते हैं आपके कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या हो सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आएगा, है ना? तो बस वही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जा रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चैप्टर को ना पढ़ें। जब तक चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि रटने वाला काम नहीं है, सारी चीजें समझनी होती हैं। समझने से कंसेप्ट लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए हमसे बन सकता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋण की शर्तें किन्हें कहा जाता है, यह किस प्रकार भिन्न हो सकती हैं। पैसा उधार लेने की कंडीशंस किसे कहा जा सकता है और यह किस प्रकार भिन्न यानी कि अलग हो सकती हैं, बताओ जल्दी से। पहले तो मुझे ये बता दो कि ऋण की शर्तें किन्हें कहा जाता है, देखा जाए। चलिए देखो भैया, ऋण की शर्तें कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनना है, आंसर की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं कि ऋण की शर्तें किन्हें कहा जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ये सब सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहे जाते हैं। ब्याज दर पहली शर्त होती है, आप किसी के पास पैसा उधार लेने जाते हो, आप ये पता करते हो कि वहां से अगर हमें पैसा उधार मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, क्योंकि पैसा जब उधार लेते हो तो वो ब्याज पर ही मिलता है, इंटरेस्ट पर ही मिलता है, बिना ब्याज के आपको पैसा उधार नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात तो तय है। तो ब्याज दर कितने % है। समर्थक ऋणाधार, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है समर्थक ऋणाधार। ये क्या होता है, जब आप पैसा उधार लेने जाते हो तो आपको उसके पास कोई चीज गिरवी रखनी होती है। आपकी जमीन हो सकती है, आपका भूमि हो सकती है, जमीन भूमि एक ही बात हो गई, खेत हो सकता है, मकान हो सकता है, गहने हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकती है, उसके बदले में आपको पैसा उधार मिलेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आवश्यक कागजातों की जरूरत होती है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट की कुछ जरूरत होती है। ठीक, फिर भुगतान के तरीके कि भुगतान का तरीका क्या हो सकता है, पेमेंट का तरीका क्या हो सकता है, ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, ऋण की शर्तें कहलाती हैं। ऑलराइट, फिर ऋण की शर्तें विभिन्न समूहों और विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। हमसे दूसरा पार्ट क्या पूछा था कि यह किस प्रकार भिन्न हो सकती हैं, कैसे भिन्न हो सकती हैं। तो ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग हो सकती हैं। अब ऐसे कौन से व्यक्ति या समूह हैं जिनके लिए अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैसा उधार लेने के 2 सोर्स की। 2 सोर्स कौन से होते हैं, पूरा कंसेप्ट आपको यहीं से समझाया जाएगा। 2 सोर्स या ऋण के स्रोत की हम बात करें, ऋण के स्रोत की बात करें, यहां से सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ऋण के सोर्स 2 होते हैं, औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, अब औपचारिक स्रोत में क्या आ सकता है, बैंक, सहकारी समिति, बैंक और क्या आ सकता है आपका सहकारी समिति। अनौपचारिक में साहूकार, जमींदार, व्यापारी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, इनमें। लेकिन जब आप औपचारिक स्रोत यानी कि बैंक या किसी कॉर्पोरेट कमेटी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको जो है कम ब्याज दर पर पैसा उधार मिलता है। अगर इनसे आप पैसा उधार लेते हैं तो कम ब्याज लगेगा आपको, और अगर इनसे पैसा उधार लेते हैं तो क्या होगा, ज्यादा ब्याज लगेगा आपको। ठीक है, अब यहां से औपचारिक सोर्स से अगर आप पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, समर्थक ऋणाधार की जरूरत होगी। ठीक, समर्थक ऋणाधार की जरूरत होगी, और यहाँ पर
यहाँ पर अनौपचारिक सोर्स से जब आप पैसा लेते हैं तो आपको समर्थक ऋणाधार की जरूरत जो है नहीं होगी। समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं होगी। अब आप सोचो कि क्या कोई भी छोटा किसान है, गरीब व्यक्ति है, उसको बैंक या कॉर्पोरेट कमेटी सहकारी समिति से पैसा उधार मिल सकता है? नहीं, क्योंकि उसको समर्थक ऋणाधार की जरूरत होगी, उसके पास वो चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जब हम किसी अनौपचारिक सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ से हर एक व्यक्ति को पैसा उधार मिल सकता है। क्यों? क्योंकि समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर? चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3, समर्थक ऋणाधार होता क्या है? उदाहरण सहित समझा दो। क्या होता है समर्थक ऋणाधार? बता दो जल्दी से, कोई बता सकता है इस बारे में? क्या कहते हो? अभी अभी कंसेप्ट समझाया मैंने, उसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। जल्दी से बता दो कि समर्थक ऋणाधार आखिर में होता क्या है, देखा जाए। चलिए, तो उधारदाता, ध्यान से सुनिएगा, उधारदाता यानी कि पैसे उधार देने वाला, उधार प्राप्तकर्ता से यानी कि जो पैसा उधार ले रहा है, समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि वसूल कर सके। क्या कहा गया है? जो व्यक्ति पैसा उधार दे रहा है यानी कि उधारदाता, उधार प्राप्तकर्ता से जो व्यक्ति पैसा उधार ले रहा है उससे समर्थक ऋणाधार मांगता है और उस रूप में एक ऐसी संपत्ति को मांगता है जिसे बेचकर वह अपने ऋण की राशि वसूल कर सके। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने जिसको पैसा उधार दिया हो वो भविष्य में लौटाए ना, उसके पहले ही उससे कोई संपत्ति वो मांग लेता है कि आप ये चीज मेरे पास गिरवी रख दो, अगर आपने भविष्य में पैसे नहीं चुकाए तो हम वो चीज बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेंगे। सिंपल। अब यही परिसंपत्तियां जो है क्या कहलाती हैं? समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं। उदाहरण क्या हो सकता है इसका? उदाहरण हो सकता है कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया कंसेप्ट समर्थक ऋणाधार का? जल्दी से बता दो यस और नो। ऑलराइट, ऑल क्लियर? चला जाए आगे। चलिए, तो 3 सवाल हो चुके हैं, फटाफट से चेक करो लाइक शेयर बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है, चैनल सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। बता दो जल्दी से, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। क्या लगता है आपको? जब वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज होता था, जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन समय में चलती थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, सीमाएं क्या थी? ऐसी 3 सीमाएं आपको बतानी है, जल्दी से देखा जाए। चलिए, तो वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दोहरे संयोग की शर्त क्या होती है? यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच वस्तु को एक्सचेंज होना है। इसको जिस चीज की जरूरत है तो इसके पास वो चीज मौजूद होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्लियर है? और इसके पास जो चीज मौजूद है, इसको उसकी जरूरत होनी चाहिए। एक दूसरे की चीजों की जरूरत होनी चाहिए, तब वो एक्सचेंज करेंगे। अगर एक के पास जो चीज है, इनके पास चीजें हैं लेकिन जरूरत हो, ठीक है, इनको गेहूं की जरूरत है, ठीक है, इनको चावल की जरूरत है, क्लियर है? तो इनको इनसे चावल चाहिए, इनको इनसे गेहूं चाहिए, तो दोनों के पास वो चीजें हैं क्या, पहली बात। और दोनों को उन चीजों की जरूरत है क्या? अगर नहीं है तो एक्सचेंज आप कैसे करोगे? क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा एक दूसरे को जब आप ले दे रहे हो। पैसा तो चलता नहीं था, वस्तु चलती थी, तो दोहरे संयोग की आवश्यकता की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दूसरा क्या है? धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई होती थी, ठीक। फिर उसके बाद अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन होता था। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बांटा ना जा सके, उनको आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो? क्लियर हो रही है बात? मान लो जरूरत है सामने वाले कुछ चीज की, लेकिन आप वो चीज बांट नहीं सकते हो,
तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे? क्लियर है? तो ये होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली की लिमिटेशंस जो परेशानी का कारण बनती थी। ठीक है, उसके बदले फिर मुद्रा चलाई गई। मुद्रा से आसानी से हर चीज एक्सचेंज हो सकती है, मुद्रा के बदले चीजें आपको मिल सकती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य शर्त क्या है? बता दो जल्दी से। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य शर्त क्या है? बताइए बताइए बताइए। देखा जाए तो सही आंसर है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पर्सन ए पर्सन बी गेहूं, इनके पास गेहूं है लेकिन इन्हें चाहिए क्या है? इन्हें चाहिए है चावल। ठीक है, बी से चावल चाहिए है, पर क्या बी के पास चावल है? पर क्या बी के पास चावल है? अगर है, ठीक है, इनके पास चावल है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इनके पास देने को गेहूं है तो क्या बी को गेहूं की जरूरत है? बी को गेहूं की जरूरत है। ठीक है, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बन गया, यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे से अपनी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक किसे कहते हैं? बता दो जल्दी से, चेक क्या होता है? चेक किसे कहते हैं? देखा जाए, चलिए, चेक की बात हो रही है तो चेक बैंक द्वारा खाता धारक को जारी किया गया सिर्फ एक पेपर होता है। चेक क्या होता है? चेक बैंक द्वारा खाता धारक को जारी किया गया बस एक पेपर होता है जिसमें धन के भुगतान का आदेश होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको चेक के माध्यम से कितना भुगतान करना चाहते हैं, कितना पेमेंट करना चाहते हैं। वो राशि आप उस चेक में लिख सकते हैं, जिसको आप पेमेंट कर सकते हैं, उसकी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लिख देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे, तारीख लिख देंगे, बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, बैंक से चेक एक फॉर्मेट में मिलता है आपको जिसमें धन के भुगतान का आदेश होता है। क्लियर? ठीक है, तो चेक कौन जारी करता है? बैंक। किसे? खाता धारक को। खाता धारक मतलब जिसका बैंक में अकाउंट हो। ठीक है, उसके नाम की चेक बुक बैंक जारी कर देता है, फिर आप चेक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, जहां भी करना है, जिसे भी करना है। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंक को इनकम कैसे होती है? आपने देखा होगा कि आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, उस पर आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, कुछ लोग बैंक से पैसा उधार लेने जाते हैं और जो उधार पैसा उन्होंने लिया है उस पर उनको बैंक को ब्याज समेत भरना पड़ता है। अब यहाँ इस बीच में बैंक की इनकम कहाँ से होती है, कैसे होती है? सोचो जरा और बताओ मुझे। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखा जाए, चलिए देखो, तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज, यानी कि बैंक ने जिनको पैसा उधार दिया है, क्या कहा गया है? बैंक ने जिनको पैसा उधार दिया है और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, दो तरीके की ब्याज की बात कही गई है। एक ब्याज वो जो बैंक ने किसी को पैसा उधार दिया है उसके बदले में उसे मिलता है। ठीक है, यानी कि पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा बैंक को। और जो जिन व्यक्तियों ने पैसा जमा किया है बैंक में, बैंक उनको ब्याज देगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है, अंतर निकल के आता है, वही होती है हर एक बैंक की इनकम। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख करो। बता दो भाई, बहुत आसान है, बैंक के दो काम। इतने सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं, अब तो बन जाएगा आपसे कि बैंक के दो काम कौन से हो सकते हैं। सोचो जरा, बताओ जरा, बैंक के दो काम। देखा जाए तो इसका सही आंसर है, देखो भैया, जनता से जमा की स्वीकृति। आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है, अतिरिक्त पैसा रखा हुआ है घर पे, आप जाके बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक आपका पैसा जमा करती है, स्वीकार करती है। मांग निकासी की सुविधा प्रदान करना, जो पैसा आपने जमा किया है, अब आपको उसमें से कुछ अमाउंट निकालना है, बैंक बिल्कुल निकालने देगी, आपका खाता है, आपका पैसा है, बैंक को क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर ऋण सुविधा,
यानी कि पैसा उधार देने की सुविधा भी बैंक आपको देती है। क्लियर? तो बेसिक से काम हो गए, प्राथमिक काम हो गए, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋण से क्या मतलब होता है, ऋण से क्या तात्पर्य होता है, बता दो जल्दी से। ऋण, ऋण किसे कहते हैं? लोन, पैसा उधार लेना। क्या मतलब होता है इस बात का, देखा जाए। चलिए तो देखें, एक सहमति है ये ऋण, किस प्रकार की, देखो भैया, एक सहमति जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण क्या है? एक सहमति है। अगर आपको किसी से पैसा उधार चाहिए है, वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी मदद करेगा, आपको पैसा उधार देगा, लेकिन बाद में ये बोलेगा कि भाई साहब आपको ब्याज समेत हमें पैसा लौटाना पड़ेगा, जो पैसा हमने आपको जरूरत के समय उधार दिया है। क्लियर? चलिए तो 9 सवाल हो चुके हैं टोटल। मैं आज 20 सवाल कराने वाली हूं आपको, और इसमें 10 अति लघुत्तरी होंगे, यानी कि अब आने वाला है आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो उसको शुरू करने से पहले आप जल्दी से बता दो कि लाइक हुआ है कि नहीं, शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, बता दो जल्दी से। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखा जाए बहुत आसान है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि दो व्यक्तियों की बात है। बात हो रही है यहाँ पर किसकी? बात हो रही है यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली की। वस्तु विनिमय प्रणाली की, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन बी, इन्हें चाहिए है गेहूं, या इनके पास है गेहूं और इनके पास है चावल, ठीक है। अब इनको चाहिए है चावल, गेहूं तो है, ये बोले हम रोटी के साथ चावल भी खाएंगे, हमें चावल की जरूरत है। इनके पास चावल है, ये गए इनके पास कि भाई साहब हमें कुछ चावल दे दो, हमारे कुछ गेहूं ले लो, ठीक है। अब अगर इन्हें गेहूं की जरूरत हुई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मान लो कि भाई इन्हें क्या चाहिए है? चावल चाहिए है। अब इन्हें मान लो गेहूं चाहिए है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अपना गेहूं इनको दे देंगे, ठीक है, ये अपना गेहूं इनको दे देंगे, ठीक है, और ये अपना चावल इनको दे देंगे। यानी कि दो लोगों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत थी, उनको वो मिल गई, दोनों के बीच एक्सचेंज हो गया सामान, जिसको हम कहेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जो कि किस में होना जरूरी है? वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली की ये पहली शर्त है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो 10 सवाल तो हो चुके हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ जाएंगे, ठीक है, और 5 लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की सीरीज का 11वां प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है, बता दो जल्दी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है? रिजर्व बैंक के कार्य पूछे गए, सीधी सी बात है, तो बता दो जल्दी से। पूरा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, काफी सारी चीजें कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखो भाई, कमेंट में जाओ और लिख के बताओ मुझे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है, क्या कार्य हैं, देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुद्रा जारी करती है। यहां से सवाल पूछा जाता है भाई, ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी तरफ से मुद्रा जारी करती है? तो आप क्या बता देंगे? सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करती है। फिर क्या है? बैंक व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। क्या करता है? जो बैंक है और समितियां हैं उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी बैंक या जितनी भी सहकारी समितियां उन पर नजर रखने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। फिर क्या है?
ब्याज की दरों व ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है कि किस बैंक ने कितना इंटरेस्ट रेट लगाया है और क्या कंडीशन पैसा उधार देने की चल रही है, उन पर नजर रखता है कि ये सारे काम सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर है बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं, इसकी सूचना भी रखता है कि हर एक बैंक अपने पास कितनी कैश मनी रखे हुए हैं, इसकी जानकारी भी रखता है। तो यहाँ से एक नई बात बताती हूँ मैं आपको कि बैंक के पास जितना भी पैसा जमा के रूप में आता है, यानी कि जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, टोटल जितने व्यक्ति जमा करते हैं, उसका बैंक जो है सिर्फ 15% नगद के रूप में 15% नगद के रूप में अपने पास रख सकती है। अपने पास रख सकती है। क्लियर? फिर क्या है, ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं, इस पर भी नजर रखता है कि हर एक बैंक कैसे लोगों को पैसा उधार दे रही है, इस पर भी नजर रखता है। तो ये सारे काम किसके हो गए? ये सारे काम हो गए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होते हैं? क्या पूछा गया है कि क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक जो है पैसा उधार देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? क्या है वो रीजन, देखा जाए। चलिए तो देखते हैं। पहला तो ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जैसे पैसा उधार चाहिए है, तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपलब्ध नहीं होते हैं, बैंक अनुपस्थित होते हैं। अब बताओ वो कैसे पैसा उधार लेंगे? दूसरी बात, समर्थक ऋणाधार का ना होना। अगर किसी व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जमीन जायदाद संपत्ति नहीं है जिसको वो बैंक के पास गिरवी रख सके और पैसा उधार ले सके, अगर नहीं है तो बैंक पैसा उधार नहीं दे सकती है। जरूरी कागजात ना होना, ठीक है, आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट ना होना और ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना, इन सब कारणों से जो है बैंक कुछ व्यक्तियों या समूहों को पैसा उधार देने के लिए, कर्ज देने के लिए, ऋण देने के लिए या लोन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि बैंक किस तरीके का सोर्स है? बैंक है फॉर्मल सोर्स है, ठीक है। बैंक किस तरीके का सोर्स है? फॉर्मल सोर्स है, यानी कि औपचारिक स्रोत है। और औपचारिक स्रोत से अगर आपको पैसा उधार लेना है तो ये सारी कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है। और बैंक जो है, अगर आप, एक फायदा होता है बैंक से पैसा उधार लेने का कि आपको क्या कहते हैं, कम ब्याज दर पर, ठीक है, कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है या पैसा उधार मिलता है बैंक से। क्लियर? बताओ जल्दी से, बन जाएगा इतना? बहुत आसान है। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, तो 12 सवाल हो चुके हैं आज के। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या सलीम व स्वप्ना दोनों के लिए ऋण की परिस्थिति एक सी उत्पन्न थी? ठीक है, क्या सलीम व स्वप्ना दोनों के लिए ऋण एक सी परिस्थिति उत्पन्न करता है? जो सलीम ने उधार लिया था पैसा और स्वप्ना ने पैसा उधार लिया था, उनको ऋण की कंडीशंस एक सी थी, उसकी व्याख्या करनी है। तो एक कहानी मैंने आपको बताई थी सलीम की और स्वप्ना की, कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति पैसा उधार लेते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो जो पैसा उन्हें उधार लिया था, क्या दोनों को प्रॉफिट हुआ था, दोनों को लॉस हुआ था, या एक को प्रॉफिट हुआ था, एक को लॉस हुआ था? कहानी याद है? अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस अटेंड करे होंगे तो कहानी आपको याद होगी, और अगर नहीं किया होगा अटेंड तो कहानी याद नहीं होगी। तो भाई कहानी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी एक उदाहरण होती है आपको आसानी से समझाने का। और देखो भाई सवाल भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो चलें फिर आगे आंसर की तरफ, चलिए देखते हैं।
देखो कहानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। सलीम और स्वप्ना, ठीक, ये है सलीम। सलीम के लिए क्या था, सलीम जो है जूता बनाने का काम करता था, जूता बनाने की उसकी एक फैक्ट्री थी। अब उसको एक महीने बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जूता बनाने का, ठीक है। अब उस ऑर्डर को उसको एक महीने के अंदर पूरा करना होता है। तो ऑर्डर पूरा करने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जूता बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, कि मान लो चमड़े के जूते उसको बनाने हैं, तो क्या चाहिए उसको, चमड़ा चाहिए यानी कि लेदर चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल किसी वो दूसरे व्यक्ति से खरीदेगा। अब ऑर्डर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जूते बना के उसको सप्लाई करने हैं, तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो सलीम जहाँ से क्या कहते हैं चमड़ा मंगाता है, जिस सप्लायर के यहाँ से चमड़ा मंगवाता है, तो सलीम ने उससे कहा कि जैसे ही मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा, मेरे जूते बिक जाएंगे, एक महीने के बाद मैं ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा और मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। यानी कि जो रॉ मटेरियल था सलीम ने उधारी पर लिया, ठीक है। अब एक महीने के अंदर सलीम ने ऑर्डर पूरा कर लिया, सप्लाई कर दिए जूते बना के। वहां से सलीम को जो है उसकी पेमेंट मिल गई और अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ मिल गई। तो सलीम को प्रॉफिट हो गया। तो सलीम ने क्या किया, जो उधारी पर रॉ मटेरियल लिया था उसका पेमेंट भी चुका दिया और खुद को प्रॉफिट भी हो गया। यानी कि सलीम की कंडीशन यहाँ पर कैसी दिखाई देती है, प्रॉफिटेबल दिखाई देती है पैसा उधार लेने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं स्वप्ना की, ठीक है। सलीम को क्या था, जूते बनाने का ऑर्डर था, जूते बनाने का ऑर्डर था, ठीक है, और इसमें इसको प्रॉफिट भी हुआ। स्वप्ना क्या है, स्वप्ना एक किसान है, छोटी किसान है, ठीक है, छोटी किसान है। उसने पैसा उधार लिया, ठीक, उसने पैसा उधार लिया खेती के लिए, कि हमें खेत में फसल बोनी है, उसके लिए हमें खाद बीज खरीदना है। तो किसी भी साहूकार से, जमींदार से इसने पैसा उधार लिया, उसने फसल लगाई, लेकिन स्वप्ना की किस्मत ने उस समय साथ नहीं दिया और स्वप्ना की फसल खराब हो गई किसी कारणवश। तो स्वप्ना ने पैसा उधार लिया था फसल लगाने के लिए, फसल स्वप्ना की खराब हो चुकी है। अब स्वप्ना क्या करेगी, क्या पैसा जो उधार लिया था वो चुका पाएगी, नहीं चुका पाएगी, मूलधन ही नहीं चुका पाएगी, ब्याज तो दूर की बात है। तो स्वप्ना को क्या करना पड़ा, कहीं और से पैसा उधार लेना पड़ा और उसका पैसा चुकाना पड़ा। अब एक और कर्ज स्वप्ना के ऊपर चढ़ गया और वो कर्ज भी स्वप्ना नहीं चुका पाई, तो वो किस में फंस गई, लॉस में फंस गई और स्वप्ना को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब देखो, दोनों ने पैसा उधार लिया था, सलीम ने भी स्वप्ना ने भी, दोनों ने उधारी पे काम किया था, लेकिन यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो गया लेकिन इसको लॉस हो गया, ठीक है। तो सवाल हमसे क्या पूछा था कि क्या सलीम व स्वप्ना दोनों के लिए ऋण एक सी परिस्थिति उत्पन्न करता है? जी नहीं, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हुई, एक को प्रॉफिट हुआ, एक को लॉस हुआ, ठीक है। तो सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई, ठीक है। कैसी भूमिका निभाई, सकारात्मक भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसको तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, और उसने लाभ भी कमाया, प्रॉफिट भी कमाया और पैसा चुकाया भी, ऋण भी चुकाया। और स्वप्ना के लिए भूमिका कैसी रही? स्वप्ना के लिए भूमिका रही नेगेटिव, नकारात्मक भूमिका रही। क्यों? क्योंकि वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी, ठीक है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी और वो ऋण जाल में फंस गई और उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। तो जरूरी नहीं है कि पैसा उधार लेने का फायदा सभी को हो, सभी के लिए एक सी परिस्थिति हो। क्लियर? किसी के लिए फायदा भी हो सकता है और किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है? उदाहरण देके बताइए। कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है? उदाहरण देके बताइए।
बता दो जल्दी से। स्वप्ना का एग्जाम्पल अभी हमने देखा है, स्वप्ना कर्ज जाल में फंस गई थी। कैसे फंस गई थी? वही सारी बातें हैं, वही कंसेप्ट है, वही कहानी है, वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है, उदाहरण सहित बताइए। देखा जाए, चलिए। तो जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने एक जगह से कर्ज लिया है, पर्सन ए ने पर्सन बी से पैसा उधार लिया है। ठीक है अब इसका पैसा ये जो है नहीं चुका पाया। ठीक है, क्लियर। अब इसका पैसा चुकाने के लिए इसने सी से भी कर्ज ले लिया, सी से भी कर्ज ले लिया। ठीक है, तो जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है। इसका कर्ज नहीं चुका पाया, इसका कर्ज चुकाने के लिए इससे कर्जा ले लिया, इससे पैसा उधार ले लिया। ठीक है, और उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है। अब यहाँ कर्जा था, यहाँ का चुकाने के लिए यहाँ से कर्जा लिया, अब यहाँ का कर्जा कैसे चुकाओगे? क्या करना पड़ेगा? अपनी संपत्ति को बेचना पड़ेगा। ठीक है, अपनी संपत्ति को बेचना पड़ेगा। तो क्या होगा? उसकी हालत जो है, आर्थिक हालत जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, बद से बदतर यानी कि खराब से खराब हो जाएगी। उसने तो पैसा किस लिए लिया था कि वो प्रॉफिट कमाएगा, पैसे बनाएगा, लेकिन कर्ज चुका ही नहीं पाया। दूसरा कर्ज ले लिया, इसको भी नहीं चुका पाया, तो उसके पास जो खुद की संपत्ति थी, जमीन थी, जायदाद थी, उसको भी बेचना पड़ा। यानी कि कर्ज के कारण वो और ज्यादा लॉस में चला गया। तो किसी के लिए कर्ज हानिकारक हो सकता है, किसी के लिए लाभदायक हो सकता है। पिछले क्वेश्चन के एग्जाम्पल में हमने ये देखा था, सलीम और स्वप्ना के केस में सलीम को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन स्वप्ना को प्रॉफिट नहीं हुआ था। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? क्या पूछा गया है? जो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन बनाए गए हैं, उसके पीछे मूल विचार क्या है? बता दो जल्दी से, क्या लगता है आपको? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? देख लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं भाई? क्या होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? इस समूह के माध्यम से गरीब व्यक्ति जुड़ेंगे और खुद की सहायता करेंगे। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई। ठीक, तो क्या होता है भाई, 15 से 20 लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। ठीक है, और एक काम धंधा को शुरू करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में प्रॉफिट कमाते हैं, बचत करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये होता है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, उद्देश्य क्या है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला उद्देश्य तो ये है कि गरीबों को संगठित रूप में कार्य के लिए प्रेरित करना। ये गरीब व्यक्ति साथ में मिलकर काम करें, साथ में प्रॉफिट कमाएं। स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उनका ये स्वयं का एक रोजगार होता है, तो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। फिर शोषण से बचाना। किनके शोषण से बचाना? उनको, गरीबों को साहूकारों और जमींदारों या बड़े किसानों के शोषण से बचाना। कैसे बचाना? अब गरीबों के पास पैसा है नहीं, तो वो साहूकारों से, जमींदारों से, बड़े व्यापारियों से, बड़े किसानों से पैसा उधार लेंगे, और जब पैसा उधार उनसे लेंगे तो उनको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, और वो नहीं चुका पाएंगे तो उनकी जमीन पर फ्री में काम करना पड़ेगा। इस तरीके से उनका कई तरीकों से उनका शोषण होगा। तो इस शोषण से ये बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खुद का रोजगार हो गया उस समूह के माध्यम से। अब इन्हें किसी से पैसा उधार लेना ही नहीं है। ठीक, फिर कर्जदारों के ऋण जाल से बचाना। किसी साहूकार से इनने पैसा उधार लिया है, उसका नहीं चुका पाए तो किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेके उसका चुकाएंगे। तो इस तरीके से कर्ज में ये कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे, कर्ज का बोझ इन पर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, फिर स्वावलंबन व रोजगार। रोजगार मिल जाता है इनको, खुद पर ये निर्भर हो जाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गए? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? ऑलराइट, चलिए अब
लघुत्तरीय प्रश्न तो खत्म हो गए भाई साहब, बात हुई थी कि अब 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, तो शुरू किया जाए। 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न और हैं, जल्दी से चेक करो लाइक और शेयर किया है कि नहीं किया है, बराबरी से कमेंट कर रहे हो, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसके आंसर दे रहे हो, और अगर मैं नहीं भी पूछ रही हूँ आपको आता है तो कमेंट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। ऑलराइट, चलिए, तो विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण की भूमिका क्या है, डेवलपमेंट में ऋण कैसे काम करता है, क्या रोल होता है, ठीक है। चलिए तो देखा जाए, देखो विकास में ऋण की भूमिका। पहला पॉइंट क्या कहा गया है, सभी व्यवसायिक क्रियाओं का विकास एक अच्छी ऋण प्रणाली पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई चीज आर्थिक गति पकड़ रही है, तो एक अच्छी ऋण प्रणाली उसके पीछे है, यानी कि उसने पैसा जहां से लिया है वो सोर्स अच्छा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ऋण व्यवसायिक क्रियाओं की कच्चे माल, कार्यशील पूंजी आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है। अब आपको कोई भी व्यवसाय खोलना है, कोई भी उद्योग लगाना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पैसा उधार लोगे, ऋण लोगे, लोन लोगे कि नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे। उससे क्या करोगे, पैसा आ जाएगा, आप क्या खरीदोगे, वो काम करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे, कच्चा माल खरीदोगे, कार्यशील पूंजी जो है आपके पास आ जाएगी। ये कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी जैसे कि पैसा, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ऋण, ये चीजें कैसे पूरी हो रही हैं, इन चीजों की पूर्ति कैसे हो रही है, बताओ जल्दी से। पैसे से, पैसा कहाँ से आया, आपने पैसा उधार लिया, ठीक है। अब आप उसी उधार के पैसे से ये सब काम चालू कर रहे हो, ऋण से, लोन से काम चालू कर रहे हो, तो आपका काम चलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, आप आर्थिक विकास करोगे, ठीक। फिर यह व्यवसाय की लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। पैसा उधार लिया है, उससे बाकी चीजों की पूर्ति हुई है, उन चीजों का उपयोग करके जो है आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा। फिर उसके कारण, इसी कारण सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि देश विकास कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है जो कि विकास का सूचक है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत हो बेझिझक सवाल पूछना है, आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। जो औपचारिक क्षेत्र है पैसा उधार लेने का, जहां से पैसा उधार मिल सकता है, 2 क्षेत्र पढ़े थे, औपचारिक और अनौपचारिक, उनमें से हमने ये जाना था कि औपचारिक क्षेत्र अच्छा है, तो उसको और ज्यादा विस्तृत करना क्यों जरूरी है और ज्यादा बढ़ाना क्यों जरूरी है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि औपचारिक स्रोत में आते क्या क्या है, ठीक है। औपचारिक स्रोत में बात आती है बैंक की, सहकारी समितियों की, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र की हम बात करें तो औपचारिक क्षेत्र में हमारा आता है बैंक एवं सहकारी समिति, ठीक है। तो औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति आसान होती है, औपचारिक स्रोतों से क्या होता है, ऋण प्राप्ति आसान होती है, पैसा उधार लेना आसान होता है, परंतु शोषण अनौपचारिक स्रोत से। पहले हम अनौपचारिक स्रोत की बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया औपचारिक स्रोत कि औपचारिक स्रोत को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है, लेकिन पहले हम इसकी तुलना करेंगे इनफॉर्मल सोर्स से, यानी कि अनौपचारिक स्रोत से। तो अनौपचारिक स्रोत जो होते हैं जैसे कि साहूकार, जमींदार, बड़े व्यवसायी, आपके मित्र, रिश्तेदार, इनसे पैसा आसानी से मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कोई समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं है, ये सब बातें होती हैं, लेकिन शोषण अधिक होता है। कैसे? आपको ब्याज ज्यादा भरना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। ब्याज की दरें अनिश्चित व उच्च होती हैं।
किसकी? अनौपचारिक स्रोत में। ठीक है, गरीब अशिक्षित लोग आसानी से ऋण जाल में फंस जाते हैं जब आप औपचारिक क्षेत्र से पैसा उधार, अनौपचारिक क्षेत्र से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर ही निर्भरता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक सोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बैंक और सहकारी समितियां अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि जो औपचारिक स्रोत हैं, फॉर्मल सोर्स है, उनको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मल सोर्स से शोषण नहीं होता है, कम ब्याज दर पर पैसा उधार मिल जाता है। ठीक है, जबकि अनौपचारिक स्रोत जो है सरलता से ऋण उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि लोगों को पैसा उधार मिल सके, कम ब्याज दर पर मिल सके और लोगों का शोषण ना हो। ऑलराइट, चलिए अब हमसे पूछा है कि शाख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। बता दो जल्दी से। अभी अपन ने बात करी औपचारिक और अनौपचारिक की, एक साथ बात करी है, अब उसकी विशेषताएं पूछी गई हैं, उनको अलग अलग करके लिखना है। ऐसा सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके कि शाख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखा जाए, चलिए देखते हैं, समझते हैं। शाख के औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है आपका सबसे पहले हम सोर्स की बात करें तो बैंक और सहकारी समितियां, ये क्या हो गए? स्रोत हो गए, यानी कि सोर्स हो गए। पूर्व निश्चित ब्याज दर, औपचारिक सोर्स से यानी कि बैंक से या सहकारी समितियों से आप पैसा उधार लेते हैं तो एक निश्चित ब्याज दर पर आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आपको यहां से कम ब्याज लगेगा, यहां पर कम ब्याज दर पर पैसा आपको मिल जाएगा, बाद में आपको ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उधार लेने वाले का शोषण, क्लियर है? उधार लेने वाले का शोषण जो है यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द आपको जोड़ लेना है कि उधार लेने वाले का शोषण नहीं होता है। ठीक है, और ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव भी नहीं होता है कि भाई साहब बार बार बैंक का आदमी आए आपके घर में और कहे कि भाई पैसा दो वापस, पैसा दो वापस। अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाता, एक निश्चित समय सीमा तय कर दी जाती है, उसी समय सीमा के अंदर आपको पैसा चुकाना होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हो गई शाख के औपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं। अब अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ आते हैं, तो इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? इसके उदाहरण हो सकते हैं महाजन, साहूकार, रिश्तेदार, अनिश्चित व अधिक ब्याज दर। उदाहरण है महाजन, साहूकार, रिश्तेदार, इनसे आप पैसा उधार ले सकते हैं, लेकिन निश्चित ब्याज दर नहीं होगी, अनिश्चित ब्याज दर होगी और अधिक ब्याज दर होगी। ज्यादा पैसा आपको ब्याज के रूप में उनको लौटाना पड़ेगा, और इसमें उधार लेने वाले का शोषण होता है, जबकि इसमें उधार लेने वाले का शोषण नहीं होता है। ठीक है, शोषण कैसे होता है? क्योंकि ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कर्ज जाल में फंसने की संभावना होती है। अगर इनका पैसा आप नहीं चुका पाए, चूंकि ब्याज दर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा उधार लोगे और इनका पैसा चुकाओगे। अब इधर का कर्ज चढ़ गया, इधर का कर्ज भी आप नहीं चुका पाए, तो आपको जो है अपनी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से क्या हुआ? कर्ज जाल में फंस गए और आपकी हालत और ज्यादा खराब होगी कि आपको अपने घर की संपत्ति ही बेचनी पड़ी। ठीक है, तो अच्छा क्षेत्र कौन सा है पैसा उधार लेने के लिए? शाख का औपचारिक क्षेत्र है, फॉर्मल सोर्स है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या हो सकती है? बता दो जल्दी से। किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या हो सकती है? चलिए देख लेते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, पहला उपभोग में मुद्रा की भूमिका होती है। पहला पॉइंट है, पहली हेडिंग है कि उपभोग में मुद्रा की भूमिका होती है। कैसे होती है देख लेते हैं इसको।
जैसा कि हम जानते हैं, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाई जाती है। मुद्रा किस माध्यम में अपनाई जाती है? विनिमय, यानी कि एक्सचेंज। आपको कोई भी चीज चाहिए है, आप उसकी पेमेंट करोगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाई जाती है। इसीलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। हमारे पास मुद्रा है, करेंसी है, पैसा है, रुपया है, जो चीज हमें चाहिए है वो चीज हम पैसे दे के ले सकते हैं। ठीक है, तो उपभोग के रूप में मुद्रा की भूमिका, यानी कि जो चीज हमें चाहिए वो चीज का हम उपयोग कर सकते हैं पैसे देकर। फिर दूसरी है व्यापार में मुद्रा की भूमिका। व्यापार में मुद्रा की भूमिका हमें कैसे दिखाई देती है? तो देखें, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलता पूर्वक पूरी की जाती हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं का क्रय करके दूसरे स्थान पर विक्रय किया जाता है। आप मान लो कि एक व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, आपने किसी बड़े व्यापारी से माल खरीदा, यानी कि क्रय किया, और अपनी दुकान में लाके उसको बेच दिया, यानी कि विक्रय कर दिया। यहाँ पर रोल किसका है? आपने जब खरीदा, आपने पेमेंट करी मुद्रा के रूप में, आपने जब बेचा, आपको पेमेंट मिली मुद्रा के रूप में। क्लियर? तो ये हो गई व्यापार में भूमिका। फिर है तीसरा है बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। हमारे देश का ईयरली बजट पेश होता है, हर साल का एक बजट निर्धारित किया जाता है। तो क्या बिना पैसे के बजट निर्धारित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो देखें, बजट क्या होता है? सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा, कि सरकार की इनकम कितनी है और खर्च कितना होता है, ये सब किस में देखा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है। तो सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों की माप, प्राप्ति मतलब इनकम, आय और व्यय मतलब खर्चा, इनकी माप कैसे होती है? मुद्रा के रूप में होती है। ठीक है, तो जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधित आर्थिक नीतियां सफलतापूर्वक बनाई जाती हैं। बजट को भी मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। बजट को भी किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? मुद्रा के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। ऑलराइट, अब चौथा पॉइंट क्या बनता है? चौथा पॉइंट बनता है राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका। किसी भी देश की नेशनल इनकम आप कैसे मापते हो? करेंसी में मापते हो, मुद्रा में मापते हो। तो देश की राष्ट्रीय आय की गणना किस में करी जाती है? मुद्रा में ही करी जाती है, जो कि देश के निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है कि उस देश के निवासियों का जीवन स्तर कैसा है, कैसा जीवन वो जी रहे हैं। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है, नामुमकिन है, और जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चार चीजें देखी। पहली क्या देखी थी हमने? उपभोग में मुद्रा की भूमिका, व्यापार में मुद्रा की भूमिका, बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। अपन साइड में लिख लेते हैं किस किस में देखी थी। उपभोग और व्यापार, पहला पॉइंट बन जाएगा उपभोग, दूसरा बन जाएगा व्यापार, तीसरा बजट निर्माण में भूमिका, बजट बनाने में, और चौथा राष्ट्रीय आय के मापन में। राष्ट्रीय आय का मापन, ये है क्या? ये है हमारी मुद्रा की भूमिका। क्लियर? चलिए, अब अगली बात क्या है? एक और पॉइंट है उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। उत्पादन में मुद्रा की भूमिका कैसे है? पांचवा पॉइंट बन जाएगा उत्पादन। उत्पादन में कैसे है? तो उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है। जैसे भूमि का लगान, मजदूरों को मजदूरी देना। जब आप किसी से काम करवाते हो, मान लो आपके पास खेत है, खेत में आप खेती करते हो, काम कराना पड़ेगा आपको, लगान टैक्स भरना पड़ेगा, मजदूरों को भी उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, पूंजी पर ब्याज तथा उद्यम पर लाभ
किसके द्वारा हो रहा है? मुद्रा के द्वारा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्या मिल रही है? मुद्रा मिल रही है। आपने किसी से पैसा उधार लिया है, आप उसको लौटाओगे, किस रूप में लौटाओगे? मुद्रा के रूप में लौटाओगे। मजदूरों को मजदूरी देंगे, मजदूरों को आप मजदूरी दोगे, किस रूप में दोगे? मुद्रा के रूप में दोगे। टैक्स भरोगे, किस रूप में भरोगे? मुद्रा के रूप में भरोगे। यानी कि हर एक प्रोडक्टिविटी के काम में, उत्पादन में मुद्रा की भूमिका होती है। और अगर मुद्रा उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में उत्पादन के साधनों को पारितोषिक प्रदान करना कठिन होता है। यानी कि जो उत्पादन के साधन है, जिन्होंने उत्पादन में आपकी मदद करी है, उनको आप पैसा कैसे दोगे? क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आपकी मुद्रा की भूमिका किस तरीके से है। उपभोग के रूप में, व्यापार, बजट निर्माण में, राष्ट्रीय आय का मापन और उत्पादन में भूमिका हमें देखने को मिलती है। ये 5 पॉइंट आपको रट लेने हैं। थ्योरी आप लिख लोगे क्योंकि आपने समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का आखिरी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों जरूरी है, क्यों बढ़ाना आवश्यक है? तो देख लेते हैं। तो जो अनौपचारिक सोर्स होते हैं, अनौपचारिक सोर्स से ऋण प्राप्ति आसान होती है। तो औपचारिक को समझना है, उसके पहले अनौपचारिक को समझना जरूरी होगा, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र जो है, औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना क्यों जरूरी है। तो औपचारिक क्षेत्र जो होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में हम बात करें, अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपके शामिल होते हैं साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार। इनसे आपको पैसा आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आसानी से तो मिल जाता है, लेकिन ब्याज की दर अधिक होती है। ब्याज की दर अधिक होती है। ठीक है, कर्ज जाल बढ़ जाता है। कर्ज जाल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर अधिक होगी, आप उतना चुका नहीं पाओगे, तो क्या होगा? कर्जा बढ़ता जाएगा। कर्जा बढ़ता जाएगा, एक का कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से आप कर्ज ले लोगे, वहां से कर्ज आपका चढ़ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इन सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है जब आप अनौपचारिक क्षेत्र से पैसा उधार लेते हैं। आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन शोषण अधिक होता है। ब्याज की दरें अनिश्चित होती हैं और ज्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है और अनिश्चित होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक सी रहे। फिर गरीब और अशिक्षित लोग हैं, आसानी से इनके ऋण जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अशिक्षित हैं तो उन्हें ज्यादा जानकारी है नहीं कि दूसरे सोर्स से भी हम पैसा उधार ले सकते हैं। दूसरी बात, गरीब हैं तो उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है। अब जब समर्थक ऋणाधार नहीं होगा, क्योंकि औपचारिक स्रोत से अगर आपको पैसा चाहिए है तो किसकी जरूरत होगी? समर्थक ऋणाधार की आपको जरूरत होगी। ठीक है, यानी कि किसी दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, आपको किसी संपत्ति की जरूरत होगी जो आप दूसरे के पास उधार रख सको। ठीक है, गिरवी रख सको, तब आपको औपचारिक क्षेत्र से मिलेगा। अब गरीब व्यक्ति के पास ये सब चीजें नहीं है पर उसको पैसे की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अनौपचारिक क्षेत्र के पास। अब यहाँ पर ब्याज की दर ज्यादा होगी, वो फंस जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र, गरीब अशिक्षित लोग आसानी से ऋण जाल में फंस जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की डिपेंडेंसी साहूकारों पर ही होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक क्षेत्र बहुत ही कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। यानी कि बैंक और सहकारी समितियां औपचारिक क्षेत्र में क्या शामिल होते हैं? बैंक या सहकारी समिति, ठीक है, या कोई बीमा कंपनी। सीधी सी बात है। अब ये सब ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है नहीं तो लोग कहां से पैसा उधार लेंगे? साहूकारों के पास ही जाएंगे ना। ठीक है, तो ऋण सरलता से उपलब्ध हो जाता है इनको इस क्षेत्र से, लेकिन काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही भारत में औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि यहां से हमें कम ब्याज दर पर
पैसा उधार मिल जाता है, अनावश्यक दबाव नहीं होता है, बैंक आपको बीच में बार बार पुश नहीं करेगी कि आ जाओ भाई हमारा पैसा लौटा दो लौटा दो लौटा दो। ठीक है, एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आप पैसा लौटा सकते हैं। तो आज का ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत से हमारा सेशन ज्वाइन कर पाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें आप सभी को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।